हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं भय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 की परीक्षाओं के लिए भौतिकी बुक 1 के चैप्टर 1 तथा चैप्टर 2 के अति महत्वपूर्ण संभावित लघुत्तरीय प्रश्नों VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस गेस्ट क्वेश्चंस को हिंदी माध्यम में उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं। अंग्रेजी माध्यम में इन प्रश्नों को अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस करना होगा, अन्यथा यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब शुरू किया जाए। सबसे पहले VVI लघुत्तरीय संभावित प्रश्न। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। वैद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा इसकी SI मात्रा को लिखें। तो विद्युत फ्लक्स, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा निम्न ढंग से दी जा सकती है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध लिंक्ड वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसे फाई सफिक्स में कैपिटल ई संकेत से सूचित किया जाता है। गणितीय रूप से वैद्युत फ्लक्स को निम्न ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, जिससे विद्युत फ्लक्स का सूत्र भी प्राप्त होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर के पृष्ठ समाकलन सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस, पूरे पृष्ठ पर समाकलन चिन्ह देकर नीचे एस संकेत लिखना होगा। अगर ये संकेत हम उपयोग नहीं करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन का चिन्ह देना होगा। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और अदिश गुणन का सूत्र उपयोग कर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को लिखा जा सकता है ई डी एस कॉस थीटा, ई का मॉड डी एस का मॉड इंटू कॉस थीटा। तब यह सूत्र हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर पूरे पृष्ठ पर समाकलन, इंटीग्रेशन का संकेत देकर नीचे एस देंगे, और ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को लिखा जा सकता है ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा अल्पांश क्षेत्र सदिश डी एस वेक्टर, जो कि किसी पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल के सतह पर खींचा गया अभिलंब की दिशा में एक सदिश होता है, जिसे अल्पांश क्षेत्र सदिश कहा जाता है। तो जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं अल्पांश क्षेत्र सदिश डी एस वेक्टर के बीच का कोण है। तो इस प्रकार विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दी गई तथा इसके सूत्र को भी कैसे लिखा जाएगा। विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पूरे पृष्ठ पर समाकलन, इंटीग्रेशन का सिंबल दे करके, संकेत दे करके, लॉन्ग एस संकेत होता है इंटीग्रेशन का, और नीचे में एस देंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर पूरे पृष्ठ पर समाकलन, इंटीग्रेशन दे करके सफिक्स में एस ई डी एस कॉस थीटा। इसको आगे फर्दर आगे हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को ई डी एस कॉस थीटा। अब है इसमें कि परिभाषा तो हो गई, सूत्र भी हमने लिख दिया। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है जिसे लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। अब विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम मीटर स्क्वायर होता है, जिसे संकेत में NC-1 मीटर स्क्वायर, या दूसरा मात्रक भी विद्युत फ्लक्स का होता है जिसे वोल्ट मीटर VM, कैपिटल V स्मॉल m, कैपिटल V वोल्ट का संकेत है, m मीटर का संकेत है। तो वोल्ट मीटर दूसरा मात्रक है विद्युत फ्लक्स का, और इसका पहला मात्रक है न्यूटन प्रति कूलॉम मीटर स्क्वायर, NC-1 m स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 VVI लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे
सभी 12th स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में तथा CBSE बोर्ड में भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। गॉस का प्रमेय को लिखें। गॉस का प्रमेय, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, गॉस का प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। लेकिन यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में केवल गॉस का प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना है, 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न। गॉस का प्रमेय है कि निर्वात या शून्य या हवा में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश, अगर आवेश बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q माना जाए, स्मॉल q, तो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, निर्गत होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स φE, विद्युत फ्लक्स को फाई संकेत से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने विद्युत फ्लक्स का संकेत भी बताया था। तो फाई बराबर क्या होगा, 1/ε0 गुने Q। अगर एक ही आवेश स्थित है, एक ही बिंदु आवेश बंद पृष्ठ के अंदर अगर एक ही आवेश स्थित है, ये बंद पृष्ठ है और इसके अंदर एक ही अगर आवेश है, बिंदु आवेश Q है, तो इस बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। तो इसे लिखा जा सकता है गणितीय रूप में, गॉस का प्रमेय को फाई बराबर Q/ε0, 1/ε0 गुने Q, तो क्या हो जाएगा Q/ε0, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात या शून्य की परावैद्युतता या विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ε0 का मान वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उसे भी कभी कभी पूछा जाता है 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में। तो इसे गॉस का प्रमेय कहा जाता है, फाई बराबर Q/ε0। अगर बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश है तो उस स्थिति में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, निर्गत होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, उसके अंदर स्थित आवेशों का, उसके अंदर स्थित सभी आवेशों के योग, मतलब Q के जगह, Q तो एक बिंदु आवेश है तब हुआ, लेकिन बहुत सारे आवेश हैं तो सिग्मा Q लेना होगा। सिग्मा Q बटा 1/ε0 गुने सिग्मा Q, दैट इज सिग्मा Q/ε0 हो जाएगा उस स्थिति में जब एक से अधिक आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो तब। अन्यथा एक आवेश के लिए फाई बराबर Q/ε0, यह गॉस का प्रमेय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें एवं SI इसके SI मात्रक को लिखें। यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इकाई धनात्मक जांच आवेश पर क्रियाशील वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसे कैपिटल E, बड़ा E के ऊपर तीर देकर, मतलब E वेक्टर संकेत से सूचित किया जाता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अगर धनात्मक जांच आवेश +Q0 है तो उस पर क्रियाशील वैद्युत बल F होगा, तो उस बिंदु पर रखे गए, उस बिंदु पर इकाई धनावेश पर कितना बल काम करेगा, F/Q0, और वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया E वेक्टर, कैपिटल E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E वेक्टर संकेत से सूचित किया जाता है, कैपिटल E सदिश द्वारा, बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0 वैद्युत बल बटा धनात्मक जांच आवेश। तो यह हो जाएगा उस बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर कैपिटल F वेक्टर बटा Q0। क्योंकि जांच आवेश बहुत छोटा होता है तो अगर हम लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लिखें तो E वेक्टर बराबर लिमिट Q0 तीर का चिन्ह देकर के 0 F/Q0 भी इस सूत्र को लिखा जा सकता है। क्योंकि जांच आवेश, धनात्मक जांच आवेश बहुत छोटा होता है स्रोत आवेश की अपेक्षा, स्रोत आवेश या बिंदु आवेश की अपेक्षा। और अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम, जिसे कैपिटल N C-1 संकेत से सूचित किया जाता है, तथा इसके अलावा विद्युत तीव्रता का दूसरा मात्रक भी होता है जिसे वोल्ट प्रति मीटर Vm-1 संकेत से उसे सूचित किया जाता है, वोल्ट प्रति मीटर को। तो विद्युत तीव्रता का भी 2 मात्रक हैं विद्युत फ्लक्स के समान। पहला मात्रक न्यूटन पर कूलम Nc-1 तथा दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर Vm, कैपिटल V स्मॉल m-1।
अब क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों को लिखें। नंबर 1, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं या एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तथा दूसरा महत्वपूर्ण गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। चूँकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश कर समाप्त हो जाती हैं, पुनः ऋण आवेश से धन आवेश की ओर वापस नहीं लौटती हैं। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। कभी कभी 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण क्यों नहीं करती हैं, तो उसका यह उत्तर हुआ। अब विद्युत क्षेत्र रेखा पर आधारित क्षेत्र रेखाओं पर आधारित एक और शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि पहला गुण पर आधारित है, जिसको मैंने बताया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसे प्रायः 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका उत्तर होगा, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी या काटेंगी, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी, तो एक ही बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके कारण एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होनी चाहिए, लेकिन अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या काटती नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी कभी कभी पूछा जाता है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें, या दोनों मौलिक गुणों को जो दो प्रमुख मौलिक गुण हैं उनको अलग से भी पूछा जाता है कि उन्हें समझाएं। उन दोनों गुणों को अलग से स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो विद्युत आवेश के दो प्रमुख मौलिक गुण हैं। नंबर 1, आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन, तथा दूसरा आवेश क्वांटीकरण, चार्ज क्वांटाइजेशन। तो दो मौलिक गुणों को लिखना होगा, तो दोनों मौलिक गुणों को लिख दिया गया। अब अलग से भी पूछा जाता है कि आवेश संरक्षण क्या है, या आवेश संरक्षण को समझाएं, या आवेश क्वांटीकरण क्या है। तो उसका भी उत्तर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि अगर अलग से भी पूछा गया, जैसे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, फिजिक्स पेपर के एग्जामिनेशन में 2022 में, मतलब इस साल ही, आवेश संरक्षण क्या है 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया। इसके अलावा अदर स्टेट्स बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी अलग अलग भी पूछा जाता है कि आवेश संरक्षण क्या है, आवेश क्वांटीकरण क्या है। तो पहले आवेश संरक्षण को जान लिया जाए। चार्ज कंजर्वेशन, किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय क्या है? वैसा निकाय जिस पर बाहर से कोई बल क्रियाशील नहीं हो, या वैसा सिस्टम जिसका बाहर से कोई लगाव नहीं हो, मतलब जिस निकाय का परिवेश से कोई लगाव नहीं हो, तो उसे, या बाहर से उस सिस्टम पर, उस निकाय पर बल क्रियाशील नहीं हो, तो उसे विलगित निकाय कहा जाता है। तो आवेश संरक्षण नियम के स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लें, अगर अलग से पूछा जाता है तो उसके लिए।
किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। इसे आवेश संरक्षण या आवेश संरक्षण नियम कहा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है, दूसरे ढंग से भी, कि किसी विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र, स्थानांतरण हो सकता है। तो यह दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा कथन है, दूसरे ढंग से आवेश संरक्षण को व्यक्त किया गया। अब दूसरा गुण है आवेश क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण, चार्ज क्वांटाइजेशन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर आवेश का असतत रूप से उपस्थित होना। मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, मूल आवेश, मौलिक कणों जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनके आवेश का पूर्णांक गुणज के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब किसी वस्तु पर आवेश जो होगा क्यों, वह क्या होगा, मूल आवेश। मूल आवेश माने मूल कणों का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ही होता है, प्रोटॉन का आवेश प्लस ही होता है। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, मूल आवेश स्मॉल ई का, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, उसका केवल पूर्णांक गुणज होता है, पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। ई का पूर्ण संख्या गुणज, जहाँ एन क्या है, पूर्णांक है, 1 2 3 4 5। मतलब किसी वस्तु पर अगर एन का मान 1.5 नहीं हो सकता है, मतलब किसी वस्तु पर भिन्नात्मक आवेश संभव नहीं है। भिन्न के रूप में 1.5, 2.5, 1.75 कूलम या माइक्रो कूलम आवेश पॉसिबल नहीं है। जब भी आवेश पॉसिबल होगा किसी वस्तु पर, तो वह n=1 रखने पर, q=ne आवेश क्वांटीकरण का सूत्र होता है। तो n=1 रखेंगे पूर्ण संख्या, तो ये पूर्णांक संख्या, तो क्या हो गया, आवेश जो है ई हो सकता है, स्मॉल ई हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। धन आवेशित वस्तु के लिए प्लस, ऋण आवेशित वस्तु के लिए माइनस। n का वैल्यू 2 रखने पर ±2 आवेश हो सकता है। n का वैल्यू 3 रखा जाए तो आवेश 3 हो जाएगा किसी वस्तु पर। n का वैल्यू 4 रखने पर, मान 4 रखने पर q=4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन 4.5 नहीं होगा, 4.25 नहीं होगा, 4.1 नहीं होगा स्मॉल ई। यहाँ स्मॉल ई क्या है, मूल कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान है। तो इसे आवेश क्वांटीकरण कहा जाता है कि किसी वस्तु पर आवेश का असतत रूप में उपस्थित होना। मतलब आवेश सतत लगातार नहीं हो सकता है, लगातार होगा तो n का सभी वैल्यू होगा। तो आवेश केवल स्मॉल ई का, मूल आवेश का, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, -19 कूलम, उसका केवल पूर्ण संख्या पूर्णांक गुणज के रूप में ही होता है। मतलब आवेश का किसी वस्तु पर असतत रूप से उपस्थित होना या भिन्नात्मक आवेश का होना, भिन्नात्मक आवेश का होना संभव नहीं। किसी वस्तु पर भिन्नात्मक आवेश नहीं हो सकता, या कहें कि आवेश का किसी वस्तु पर असतत रूप में उपस्थित होना, इसे आवेश क्वांटीकरण कहा जाता है। आवेश क्वांटीकरण का सूत्र हो गया q=ne। तो चलिए, विद्युत आवेश के 2 प्रमुख मौलिक गुणों का उल्लेख भी किया गया, आवेश संरक्षण तथा आवेश क्वांटीकरण। तथा अलग से अगर पूछा जाता है या इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 आवेशों के विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें एवं समझाएं, तो उसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसके SI मात्रक को लिखें। आयतन घनत्व, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसका संकेत रो होता है, रो, जिसमें P को थोड़ा सा नीचे, उसके टेल को, P के टेल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, घुमा दिया जाता है। तो आवेश के आयतन घनत्व का संकेत रो होता है, और इसका सूत्र होगा ρ=Q/V, अर्थात आवेश बटा आयतन। अगर किसी वस्तु के V आयतन में उपस्थित आवेश Q है, तो इकाई आयतन में कितना हो जाएगा, V आयतन में Q आवेश, तो इकाई आयतन माने 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना आवेश हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। अब इसका SI मात्रक, आवेश का आयतन घनत्व का SI मात्रक भी लिखना है। सूत्र तो हो गया, अब इसका SI मात्रक सूत्र हो गया ρ=Q/V। अब इसका SI मात्रक लिखना है, तो SI मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर क्यूब।
आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक हो गया, क्या हो गया, कूलॉम प्रति मीटर क्यूब। आवेश का कूलॉम आयतन का एसआई पत्ती है, उसमें मीटर क्यूब हो गया, तो कूलॉम प्रति मीटर क्यूब, या इसे संकेत में लिखा जा सकता है Cm-3। सी कूलॉम का संकेत है और m³ मीटर है, m मीटर का संकेत है, लेकिन चूँकि कूलॉम बटा मीटर है, कूलॉम प्रति मीटर क्यूब है, तो नीचे में बटा में मीटर क्यूब होगा, ऊपर जाके अंश में जाके न्यूमरेटर में जाके मीटर का पावर -3 हो जाएगा। तो Cm-3 संकेत में आवेश के आयतन घनत्व का सूत्र हो गया कूलॉम प्रति मीटर क्यूब, जिसे Cm-3 संकेत से सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट VVI शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। इसे भी पूछा जाता है 12th बोर्ड के डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में, 2 अंक के प्रश्न में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की परिभाषा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है, एक -Q दूसरा +Q, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों आवेशों में से प्रत्येक आवेश का परिमाण या किसी एक आवेश का परिमाण -Q का मोड लिया जाए चाहे +Q का मोड लिया जाए, मापांक लिया जाए, तो Q ही होगा। -Q का मापांक भी Q, +Q का मापांक भी Q। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से प्रत्येक आवेश का किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो कि 2L जिसे प्रायः 2L माना जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण -Q या +Q का परिमाण कितना हो गया, Q हो गया, तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो कि प्रायः 2L मानी जाती है, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसे स्मॉल p के ऊपर तीर का निशान दे करके स्मॉल p वेक्टर संकेत से सूचित किया जाता है। तो परिभाषा से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को दिया गया, परिभाषित किया गया। उस परिभाषा से इसका सूत्र होगा, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मापांक का सूत्र होगा, विद्युत द्विध्रुव का संकेत हो गया स्मॉल p के ऊपर तीर, स्मॉल p सदिश स्मॉल p वेक्टर का मोड ले लेंगे तो Q × 2L हो गया। परिभाषा यही है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो कि 2L होती है, दोनों का गुणनफल हो गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी हो गया Q × 2L, p वेक्टर का मोड mod ऑफ p वेक्टर = Q × 2L। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी। यहाँ तो लघुत्तरीय अंक में 1 अंक में परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का और 1 अंक में उसका मात्रक लिखना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है। आवेश का कूलॉम हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, तो कूलॉम मीटर जिसे संकेत में C अलग, कैपिटल C स्मॉल m Cm संकेत से सूचित किया जाता है कूलॉम मीटर को। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है, Cm। अब VVI शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, चालक की धारिता कैपेसिटेंस से क्या समझते हैं। किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए उस चालक को दिए गए आवेश का परिमाण उस चालक की धारिता कहलाता है। अर्थात प्रति इकाई चालक के विभव में वृद्धि के लिए आवश्यक आवेश का परिमाण किसी चालक की धारिता कहलाता है। धारिता को C संकेत से सूचित किया जाता है, जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। C = Q/V, जहाँ Q क्या है, आवेश का परिमाण है, तथा V क्या है, चालक का विभव है। तो C = Q/V। अब इसी विभव V को अगर 1 वोल्ट कर दिया जाए तो संख्यात्मक रूप से चालक की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश का परिमाण उस आवेश का परिमाण के बराबर होगा जो उस चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ा देता है। तो संख्यात्मक रूप से चालक की धारिता आवेश का परिमाण जो उस चालक को
दिया जाता है उसके बराबर होता है। यदि चालक का विभव में एकांक वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो। अब धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, जो कि एक बड़ा मात्रक है। धारिता के छोटे मात्रक भी प्रायः उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि धारिता एक बहुत बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक माइक्रोफैराड, जिसे म्यू एफ संकेत से सूचित किया जाता है, नैनोफैराड, जिसे एन एफ संकेत, स्मॉल एन कैपिटल एफ संकेत से सूचित किया जाता है, तथा पिकोफैराड, जो कि धारिता का सबसे छोटा मात्रक है, स्मॉल पी कैपिटल एफ संकेत से, पी एफ संकेत से सूचित किया जाता है। 1 पिकोफैराड इक्वल्स टू 10⁻⁻12 फैराड, 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड, 1 नैनोफैराड इक्वल टू 10⁻⁹ फैराड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लघुत्तरीय प्रश्न। परावैद्युत शक्ति, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति, जिसे अंग्रेजी में डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है, वह किसी परावैद्युत पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, वे परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित बाहरी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह अधिकतम मान, जिसे वह परावैद्युत पदार्थ बिना विद्युत भंजन के, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के सहन कर सकता है, तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम सामर्थ्य, प्रबलता उस परावैद्युत पदार्थ की जिस पर कि बाहर से विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, उस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत शक्ति कहलाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से इसे नोट कर सकें, नोट करने में सहूलियत हो। तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या सामर्थ्य, स्ट्रेंथ का वह अधिकतम मान जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे परावैद्युत शक्ति कहा जाता है। तो चूँकि परावैद्युत शक्ति क्या है? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह अधिकतम मान है। तो चूँकि परावैद्युत शक्ति को विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए परावैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक भी विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक के ही बराबर होगा, माने वोल्ट प्रति मीटर होगा। और परावैद्युत शक्ति का सूत्र भी कैपिटल ई बी माने ब्रेकडाउन इजकल टू VB/D। कैपिटल ई सफिक्स में B इजकल टू VB क्या है? भंजन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तथा D क्या है? परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है। तो इसका सूत्र होगा EB। परावैद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो गया? EB, कैपिटल EB विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, और VB क्या है? भंजन वोल्टेज है, VB/D। अब इसी में एक और टर्म है आपेक्षिक परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युतता, एप्सिलम R को परिभाषित करें। तो किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता एप्सिलम तथा निर्वात या शून्य की परावैद्युतता एप्सिलम 0 का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक कहलाता है। इसे एप्सिलम R या K संकेत से सूचित किया जाता है। परिभाषा से आपेक्षिक परावैद्युतांक का सूत्र होगा एप्सिलम R इजकल टू एप्सिलम एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता है, किसी माध्यम की निरपेक्ष परावैद्युतता, और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात या शून्य की परावैद्युतता। दोनों का अनुपात एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 इजकल टू एप्सिलॉन R, जिसे आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। हवा निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, तथा अन्य माध्यमों के लिए, अन्य परावैद्युत अन्य माध्यमों के लिए क्या होगा? अदर मीडियम हवाई निर्वात को छोड़ करके एप्सिलम R का मान 1 से ज़्यादा होता है। जैसे जल के लिए आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान 80 होता है, 80 होता है। चूँकि आपेक्षिक परावैद्युतांक दो समान चीज़ों का अनुपात है, एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन 0 का अनुपात है,
इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका केवल संख्यात्मक मान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या कहें डेरिवेशन है। विद्युत तीव्रता कैपिटल ई एवं विद्युत विभव V में संबंध E बराबर -dV/dr स्थापित करें। इसके लिए किसी बिंदु आवेश या स्रोत आवेश Q, सपोज किया जाए स्रोत आवेश Q है, जिसका विद्युत क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसके विद्युत क्षेत्र में दो निकट बिंदु ले लिया जाए। वह बिंदु है B है तथा A है। वह बिंदु B मान लिया जाए दाईं ओर और A मान लिया जाए बाईं ओर। B का विभव होगा अनंत से इकाई धनावेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो उसको अगर V माना जाए तो A बिंदु को लाने में जो किया गया कार्य होगा, दूरी थोड़ी और अधिक करनी पड़ेगी। अनंत से A बिंदु की दूरी B की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हम स्रोत आवेश Q की ओर आ रहे हैं। तो A बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, V + dV हो जाएगा, थोड़ा सा विभव का मान बढ़ जाएगा। और A तथा B दो निकट स्थित बिंदु हैं स्रोत आवेश या बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में, जिनके बीच की दूरी कितनी है, dr है। दो अति निकट बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, dr है। तो अगर हम कोई धनात्मक जांच आवेश Q0 लिया जाए, उसको B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, A तथा B बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा, वह इकाई धन आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक बिंदु आवेश या स्रोत आवेश की ओर लाने में किया गया कार्य के बराबर होगा। तो A तथा B बिंदुओं के बीच का विभवांतर B से A तक इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य B बिंदु से A बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर लाया गया वहाँ का विभव पहले लिखेंगे, VA - VB। A तथा B बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, जिसे, और ये कितना हो जाएगा, A का विभव कितना हम लिखे हैं, V + dV है, और B का विभव कितना माने हैं, सपोज किए हैं V है, तो A का थोड़ा ज़्यादा होगा, V + dV। और ये क्या होता है फार्मूला से, कार्य बटा आवेश वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q0। अगर Q0 आवेश को लाया जाए B से A तक, B से A बिंदु तक, Q0 आवेश को प्लस Q0 आवेश को लाया जाए B से A बिंदु तक, तो इसको लाने में किया गया कार्य अगर W है, तो +1 कूलम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q0, जिससे कि विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच डिफाइन होता है। तो VA - VB के जगह VA के जगह VA क्या है, A बिंदु पर विभव V + dV हो गया, और B बिंदु पर विभव कितना हो गया, V हो गया। तो V + dV - V, दैट इज V से V कैंसिल हो गया, प्लस V - V। तो विभवांतर VA - VB के जगह क्या लिखेंगे हम, dV, क्योंकि विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है या dV संकेत से सूचित किया जाता है। तो इसलिए अब VA - VB की जगह dV लिखेंगे। dV = W क्या है, वर्क डन है, कितना कार्य करना पड़ेगा, प्लस Q0 आवेश को प्लस Q जो स्रोत आवेश है या बिंदु आवेश है, उसके विकर्षण बल के विरुद्ध प्लस Q आवेश इसे क्या करेगा, प्लस Q0 आवेश को विकर्षित करेगा F बल से। तो इस F बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा प्लस Q0 को B बिंदु से A बिंदु तक लाने के लिए। तो विकर्षण बल के विरुद्ध कार्य है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन देंगे। वर्क डन कितना होता है, कार्य कितना होता है, बल गुने दूरी, तो बल F हो गया, दूरी कितनी हो गई, B से A के बीच की दूरी कितनी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी dr है, अल्प दूरी है, दोनों बिंदु अति निकट हैं, समीप स्थित है, इसलिए दूरी को dr से व्यक्त किया गया है। तो कार्य हो गया F इंटू बल गुने दूरी, F इंटू dr, और माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि स्रोत आवेश या बिंदु आवेश प्लस Q के विकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, और अपॉन Q0 हो गया। और अगर कोई आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ये प्लस Q आवेश के कारण कितना जो स्रोत आवेश है या बिंदु आवेश है, इसके कारण यह आवेश प्लस Q0 जिसे B से A तक लाया जा रहा है अभी, तो कितना बल का अनुभव करेगा प्लस Q0 आवेश विद्युत क्षेत्र में। तो क्या होता है, F = Q0। अगर विद्युत क्षेत्र E है, A तथा B बिंदु अति निकट हैं, तो मान लिया कि दोनों बिंदुओं के बीच का औसत विद्युत क्षेत्र अगर E है, कैपिटल E है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मतलब दोनों बिंदु निकट हैं, इसलिए जितना A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतनी ही B की भी तीव्रता होगी, इसलिए औसत विद्युत तीव्रता को E मान लिया जाए, कैपिटल E मान लिया जाए। तो F = क्या हो जाएगा, फोर्स = क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है, इसलिए फोर्स = Q0 × E, मतलब जांच आवेश, धनात्मक जांच आवेश Q0 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, A तथा B बिंदु किसी भी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग समान होगी, दोनों बिंदु अति निकट है। तो F बराबर हो गया माइनस तो है विकर्षण बल के विरुद्ध कार्य है, इसलिए F की जगह कितना हो गया, Q0 आवेश जो बल का अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र E में बिंदु आवेश के प्लस Q के, तो वह Q0 × E हो जाएगा। F = Q0 × E, चूँकि E होता है F/Q, इसलिए F = बल बराबर क्या होगा, जांच आवेश गुने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी आवेश Q अगर विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, तो उस पर बल वह कितना बल का अनुभव करेगा, उस आवेश में विद्युत क्षेत्र के परिमाण से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो Q इंटू ई हो जाएगा। यहाँ चूँकि जांच आवेश Q0 है, वह बल का अनुभव कर रहा है जब जांच आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक लाया जा रहा है, इसलिए F इक्वल टू Q0 इंटू ई, और फिर क्या है, ये तो F का वैल्यू हुआ, गुना DR है, तो गुना DR लिखेंगे अपॉन नीचे में क्या है, हर में क्या है, Q0 है। अब Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, इसलिए अब dV इक्वल टू, बाएँ साइड में dV है, विभवांतर है A तथा B बिंदुओं के बीच में, माइनस E गुने DR, इसलिए E बराबर माइनस dV बाई DR। dV बाई DR को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। विद्युत विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, dV बाई DR क्या है, d बाई DR ऑफ V, मतलब विद्युत विभव V का दूरी R के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, जिसे विभव प्रवणता कहा जाता है। माइनस साइन है आगे में, इसे ऋणात्मक विभव प्रवणता, माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वहाँ ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, और यही संबंध हो गया E बराबर कैपिटल E इक्वल टू माइनस dV बाई DR। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, जो कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, तथा विभव विद्युत विभव V के बीच संबंध है। इसे सदिश रूप में व्यक्त किया जाए तो E के रूप में, E के ऊपर तीर दिया जा सकता है, एरो दिया जा सकता है, तो E वेक्टर बराबर माइनस dV बाई DR। इस वीडियो के अंतिम 3 लघु उत्तरीय प्रश्न अंकित प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स सभी 12th स्टेट्स बोर्ड्स के फिजिक्स के एग्जामिनेशन पेपर्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा CBSE बोर्ड में भी संधारित्रों के संयोजन पर आधारित या संधारित्रों के संयोजन के दिए गए परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी हो तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 2 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 तथा 13 BSEB बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 12th क्लास के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, जबकि अंतिम क्वेश्चन नंबर 14 NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम 2.10 है। और इस टाइप का प्रश्न भी बिहार बोर्ड के अलावा, 12th बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड्स में भी, अदर स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाओं में भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस किया जाए। दिए गए परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अगर इस परिपथ के A तथा B बिंदुओं के बीच एक बैटरी जोड़ दिया जाए तो बैटरी में के कारण धारा उत्पन्न होगी, और चूंकि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर है तो A बिंदु पर जो अगर Q आवेश है तो यह 3 शाखाओं में ADC, AC तथा AB, 3 शाखाओं में विभाजित होगा। अतः तीनों शाखाएं आपस में समानांतर क्रम में होंगी, क्योंकि जब आवेश का वितरण होता है विभिन्न शाखाओं में तो वे शाखाएं, उनमें लगे संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। हालांकि प्रत्येक शाखा में ADC में 2 संधारित्र हैं, समान धारिता C और C के, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन इन दोनों का संयोजन, और फिर AC शाखा में भी 2 धारिता है, 2 संधारित्र है जिसकी धारिताएं C तथा C समान धारिता है, तो यह दोनों भी श्रेणी क्रम में है। लेकिन इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा और फिर ADC शाखा का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा दोनों संधारित्रों का, वह आपस में क्या होगा, इन दोनों शाखाएं आपस में क्या होंगी, समानांतर क्रम में होंगी। तो इसका एक समतुल्य परिपथ अगर बना लिया जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ADC शाखा में C धारिता के 2 समान धारिता C के 2 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में समान धारिता के संधारित्र अगर जुड़े होते हैं तो उसके लिए सूत्र है C/N श्रेणी क्रम संयोजन में। तो यहाँ पर C और C 2 धारिताओं के 2 संधारित्र हैं, तो संधारित्रों की संख्या 2 है। तो समतुल्य प्रतिरोध इसका हो जाएगा, ADC शाखा का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों संधारित्रों का C/2 हो जाएगा। और फिर AC शाखा में भी C और C धारिताओं के 2 संधारित्र समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
अगर समान आवेश प्रवाहित होगा दो या दो से अधिक संधारित्रों में जो संयोजित हों तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपस में श्रेणी क्रम में है, एडीसी शाखा में जो दो संधारित्र हैं और फिर एसी शाखा के भी दो संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो एसी शाखा में दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में फिर समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C/N। तो प्रत्येक C जहाँ प्रत्येक संधारित्र की धारिता है, संधारित्रों की संख्या कितनी है, 2 है, तो C/2 इसका भी हो गया, C/2 इसका भी हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर एक संधारित्र कर दिया जाए, समतुल्य संधारित्र। तो एडीसी ब्रांच वाला का कितना हो गया, अब समतुल्य प्रतिरोध हो गया कितना, एडीसी ब्रांच वाले का C/2 हो गया। और फिर एसी ब्रांच का कितना हो गया, एसी ब्रांच वाले का भी दो समान धारिता के समान धारिता C के संधारित्र हैं, इसकी भी समतुल्य धारिता C/N दैट इज C/2 हो गया। तो ये दोनों C/2। अब बचा कौन, ए तथा बी के बीच में एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, और एक बी तथा C के बीच भी एक संधारित्र है जिसकी धारिता भी C है। ये बचा, तो बी और C के बीच में भी एक संधारित्र है और ये बिंदु C था दिया हुआ। और एडीसी का तो अब उसमें दो समान संधारित्र हैं, समान धारिता C के संधारित्र, तो इन दोनों के बदले में C/2 लिखा गया समतुल्य प्रतिरोध। और फिर एसी ब्रांच का भी दोनों समान धारिता के संधारित्र हैं, तो इनका भी समतुल्य प्रतिरोध C/2 हो गया। अब ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब बीसी जो शाखा में बीसी ब्रांच में परिपथ के बीसी ब्रांच में C धारिता का संधारित्र है, तो वह इन दोनों संधारित्रों C/2 और C/2 अब क्या हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग दो शाखाओं में, मतलब ए बिंदु पर इन तीनों शाखाओं में आवेश का वितरण होगा, तो आपस में समानांतर क्रम में होंगे। तो C/2 ये दोनों संधारित्र समतुल्य, दोनों जो संधारित्र हैं दोनों का समतुल्य धारिता C/2 है। तो अब ये समानांतर क्रम में है दोनों संधारित्र तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, C/2 और C/2 का फिर C हो जाएगा। और C के साथ एसी ब्रांच अब CB के साथ जो चार्ज इसमें प्रवाहित होगा इन दोनों का समतुल्य धारिता में, या समतुल्य दोनों के बदले में एक सिंगल संधारित्र लेंगे समतुल्य धारिता वाला जो कि C होगा, तो उसमें जो आवेश प्रवाहित होगा वही आवेश यहाँ भी चला जाएगा C से B में, तो ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो C/2 और C/2 का C हो गया और C के साथ C फिर श्रेणी क्रम में हो गया, तो कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। और AB ब्रांच में, AB शाखा में जो संधारित्र है उसके साथ अब क्या होगा, समानांतर क्रम में हो गया। तो एक और समतुल्य प्रतिरोध इसका बना दें जो फाइनल होगा, C/2 दोनों समानांतर क्रम में है, दोनों शाखाओं में संधारित्र, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में होता है समानांतर क्रम संयोजन में है, क्योंकि आवेश का वितरण दोनों शाखाओं में होगा, तो उसमें CP इक्वल टू क्या होता है, C1 + C2। और श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, CS इक्वल टू C1C2 अपॉन C1 + C2, या 1/CS इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। तो अब फाइनल इसका सर्किट हम बनाएं, C/2 C हो गया और C के साथ ये C श्रेणी क्रम में हो गया। तो C और C का श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता फिर कितनी हो जाएगी, C/N C/2 हो जाएगी। और वह AB ब्रांच में जो संधारित्र है जिसकी धारिता C है उसके समानांतर क्रम में होगा। तो फाइनल सर्किट अब हम A और C के बीच, A, C तथा B के बीच में तीनों के बदले में हम लिख सकते हैं C/2 + C/2, दोनों समानांतर क्रम में C हो गया। और फिर C के साथ BC ब्रांच में जो संधारित्र है वह श्रेणी क्रम में होगा, तो इसलिए कुल धारिता कितनी हो जाएगी, C/2 हो जाएगी। माने A से B तक अब समतुल्य धारिता कितनी हो गई, C/2 हो गई। और A से AB शाखा में तो एक ही संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, C है। अब इसके समानांतर क्रम में ये हो जाएगा, तीनों मिल करके C/2 C मिल करके समतुल्य धारिता कितनी हो गई, अब हो गई C/2 मिल करके C हो गया, और C प्लस C और C से श्रेणी क्रम में है तो C/2 हो जाएगा। तो कुल मिला करके C/2 हो गया। ये ऊपर के ब्रांच का AB शाखा को छोड़ करके उसके ऊपरी शाखा में जितने भी संधारित्र हैं उन सबका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, अब C/2 हो गया। C/2 C हो गया, इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन और C के साथ श्रेणी क्रम संयोजन, तो C और C का C/2 हो जाएगा। और A और B के बीच में संधारित्र C है। अब आसानी से काफ़ी काम आसान हो गया। अब A तथा B के बीच में समतुल्य धारिता मालूम करनी है, तो ये दोनों संधारित्र AB शाखा में C है जिसका मान, और उसके ऊपरी शाखा में जितने भी संधारित्र थे सबका समतुल्य प्रतिरोध C/2 हो गया। जितने भी थे 1 2 3 4 5 संधारित्र थे, 5 संधारित्र थे, सबका समतुल्य प्रतिरोध C/2 हो गया। अब C/2, अब यहाँ पर जो आवेश होगा क्यों, अब दो शाखाओं में विभाजित होगा, एक ऊपरी शाखा में जिसमें संधारित्र C/2 है और एक निचली शाखा मतलब AB शाखा जिसमें संधारित्र C है, जिसके दोनों बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध मालूम करना है। तो ये समतुल्य परिपथ हो गया। चित्र ये फिगर 1 में दिया गया परिपथ है, समतुल्य परिपथ 1 हो गया बगल में, और ये फाइनल समतुल्य परिपथ हो गया। ये आपका
समतुल्य परिपथ हो गया सभी संधारित्रों के संयोजन का समतुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट। इसलिए ए तथा बी बिंदुओं के बीच, ए एवं बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता दोनों समानांतर क्रम में है, तो सी ए बी देंगे क्या इसको, क्या किस संकेत से, सी ए बी, जो कि वास्तव में पैरेलल कनेक्शन में है, सी तथा सी बाई टू। तो समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, सी प्लस, पैरेलल कनेक्शन में ऐड हो जाता है, सी पी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस सी बाई टू, और ये हो जाएगा 2c, एलसीएम 2 है, 2c प्लस सी बाई टू दैट इज 3c बाई टू, 3c अपॉन 2 आंसर। ये आंसर हो गया ए तथा बी बिंदुओं के बीच दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध। तो किसी भी 12 फर्स्ट बोर्ड की परीक्षा में संधारित्रों से के संयोजन से संबंधित और फिर प्रतिरोधकों से के संयोजन से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। भले ही सर्किट दूसरा होगा, संधारित्र का मान दूसरा होगा, लेकिन इस ढंग के प्रॉब्लम तो जरूर पूछे जाते हैं। तो इस ढंग के प्रॉब्लम को संधारित्रों का समतुल्य प्रतिश्रेणी क्रम संयोजन तथा समानांतर क्रम संयोजन पर आधारित समतुल्य प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच ज्ञात करना है। निश्चित रूप से आप लोग तैयार करें। अब क्वेश्चन नंबर 13, यदि बराबर समान धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता कितनी है, 6 माइक्रोफैराड है। मतलब प्रश्न में दिया गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, CS होता है, S फॉर सीरीज, वह कितना है, 6 माइक्रोफैराड है दिया हुआ आपका। यदि उन्हीं तीनों संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया जाए, तो उनकी परिणामी धारिता क्या होगी। मतलब पैरेलल कनेक्शन में समतुल्य धारिता कितनी होती है, किस संकेत से सूचित की जाती है, CP से। CP का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। अब इसके लिए भी एक ट्रिक फार्मूला है। समान संधारित्रों, n समान संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता CS तथा उन्हीं संधारित्रों को, यहाँ तो 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो n संधारित्र हो सकते हैं। उन्हीं इन संधारित्रों को अगर जोड़ा जाए समानांतर क्रम में तो उनकी समतुल्य धारिता के लिए उनकी समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, समानांतर क्रम में NC हो जाएगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा n समान संधारित्रों को तो समतुल्य धारिता C/N हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो के लिए एक फार्मूला है CP अपॉन CS इक्वल टू N स्क्वायर, और इस फार्मूला से ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। इसलिए CP बराबर हो गया N स्क्वायर गुने CS। N कितना है, समान संधारित्रों की संख्या कितनी है, 3 है, बराबर धारिता के संख्या 3 है, और CS कितना है, तीनों समान संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। तो 3 स्क्वायर इंटू 6, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 6 दैट इज 54 माइक्रोफैराड आंसर। तो CP इक्वल टू कितना हो गया, CP का मतलब तीनों समान संधारित्रों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, CP इक्वल टू हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड आंसर। यह भी एक बढ़िया प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.10, जिसको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है क्योंकि इस ढंग के प्रश्न भी हो सकता है कि वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज है बदल दिया जाए, उसका मान बदल दिया, यहाँ 50 वोल्ट है, उसका मान बदल दिया जाए, और यहाँ संधारित्र की धारिता कितनी है, 12 पिकोफैराड है, तो उसका मान भी बदल दिया जाए या माइक्रोफैराड कर दिया जाए। लेकिन मालूम तो करना है संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी संचित होगी, यह निकालना है। वह तो किसी भी प्रॉब्लम में निकालना होगा, भले ही वोल्टेज का, बैटरी वोल्टेज बदल दिया जाए, संधारित्र का धारिता का मान बदल दिया जाए, लेकिन जो फार्मूला संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी वह तो फार्मूला सेम रहेगा। तो इस ढंग का प्रॉब्लम भी पूछा जाता है 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल किया। तो यहाँ भी है कितना, 50 वोल्ट की बैटरी को 12 पिकोफैराड धारिता के किसी संधारित्र से जोड़ने पर उसमें कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, ये पूछा जा रहा है इस प्रॉब्लम में। मतलब U के लिए व्यंजक बने, स्थिर वैद्युत ऊर्जा का संकेत U होता है, कैपिटल U इक्वल टू, यहाँ फार्मूला हाफ CV स्क्वायर का यूज होगा। एक और फार्मूला होता है, अगर आवेश दिया रहता संधारित्र पर और संधारित्र की धारिता दी होती और आवेश, तो एक और फार्मूला होता है स्थिर वैद्युत ऊर्जा का, वह होता है U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। बिहार बोर्ड 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में एक साल इसे पूछा गया है, 2010 के बाद ही, 10 से 20 के बीच में ही है अभी। तो यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी को 12 पिकोफैराड धारिता के किसी संधारित्र से जोड़ने पर उसमें कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो यहाँ पर भी कितना है, जो वोल्टेज है
बैटरी का वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट है। सप्लाई वोल्टेज को V से डिनोट किया गया, 50 V वोल्ट। और धारिता कितनी है? 12 पिको फैराड। 12 पिको, पिको का मतलब 10⁻⁻12 फैराड। 12 पिको फैराड है तो 12 इंटू 1 पिको का वैल्यू 10⁻12 फैराड हो गया। अब फॉर्मूला लगा दिया जाए। डायरेक्ट सूत्र है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए, वह कितना है? U = ½ CV²। अगर आवेश दिया रहता तो दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करते, Q²/2C। अगर उस ढंग का प्रॉब्लम आए, अगर आवेश दिया रहे, धारिता दिया रहे, तो उस प्रॉब्लम का यूज आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में ½ CV²। तो संधारित्र में चूँकि बैटरी को 50 वोल्ट की सप्लाई बैटरी को जोड़ा गया है संधारित्र से, कैपेसिटर से, तो संधारित्र क्या होगा? उससे आवेश संधारित्र क्या होगा? बैटरी से सप्लाई वोल्टेज, मतलब जो 50 वोल्ट की बैटरी है उससे आवेश प्राप्त करेगा, जिससे कि वह चार्ज होगा, संधारित्र आवेशित होगा। तो संधारित्र में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है U, संकेत होता है U = ½ CV²। और काफ़ी आराम से बनेगा। 1/2 C का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई V = 50 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, 2 से 12 कैंसिल होकर 6 हो गया, दैट इज़ 6 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 50 इंटू 50, दैट इज़ 2500, 2500, 50 × 50। अब यहाँ पर 2 जीरो उड़ गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया किससे? 10⁻⁻12 के -2 पावर से, तो यहाँ बचा 10⁻⁻10 पावर -12 में। अब यहाँ हो गया 25 इंटू 6, दैट इज़ 150 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 जूल। और यहाँ भी अगर 10⁻⁻10 का -2 पावर अलग कर लिया जाए तो 150/100, मतलब 10⁻⁻2 नीचे जाके +2 हो जाएगा, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। या -2 10⁻⁻2 -10 से अलग करके 2 प्लेस तक डिसिमल लेफ्ट साइड में चले जाएँ तो 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 जूल। दैट मीन्स 5 के बाद 0 छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। और यह आंसर हो गया संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा का। अब इस प्रॉब्लम के साथ ही, मतलब इस शॉर्ट प्रॉब्लम के साथ ही लघु उत्तरीय 2 अंक का, चूँकि इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में या CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। तो यह वीडियो अब पूरा होता है, जिसमें कि हमने 2023 12th स्टेट्स बोर्ड्स की फिजिक्स के पेपर्स की परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों का गेस उत्तर सहित डिस्कस किया गया। और मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि इसके पहले भी कुछ दिनों पहले मैंने 2023 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन के लिए गेस किया था, उसका भी वीडियो है। तो इस वीडियो में भी उस वीडियो के अधिकांश प्रश्न जो पहले 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वे शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो उसमें शामिल नहीं किए जा सके थे। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था, तो उसमें प्रश्नों की संख्या कम थी। और इसमें थोड़ा सा VVI वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ प्रश्नों को शामिल भी किया गया है जो उसमें शामिल नहीं थे। इसलिए यह वीडियो और भी ज़्यादा समग्र है और भी ज़्यादा लाभदायक होगा, इसलिए कि प्रश्नों की संख्या, कुछ नए प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। अगर इन प्रश्नों का आप जो उत्तर सहित डिस्कस किया गया उसकी तैयारी आप करते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, चाहे वो बिहार 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन को छोड़कर अदर स्टेट 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में भी, जैसे UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, तो अनेक स्टेट्स बोर्ड्स हैं, 12th स्टेट बोर्ड। तो किसी भी बोर्ड के लिए ये सभी प्रश्न लाभदायक हैं। किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड में इस ढंग के पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कुछ पैटर्न में अंतर हो, 1 अंक का हो जाए, अति लघु उत्तरीय हो जाए, 2 अंक का हो जाए, 3 अंक का भी लघु उत्तरीय होता है कुछ बोर्ड्स की परीक्षाओं में, ये हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत पैटर्न में अंतर है। किसी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी
हमने VVI प्रॉब्लम्स शामिल किया इस वीडियो में। और ये बुक 1 का पार्ट 1 था, ये शॉर्ट VVI शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चंस विथ आंसर्स, लघु उत्तरीय, अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर सहित। इसके अलावा जो बुक 1 का, बुक 2 का भी अभी गेस नहीं हुआ है, बुक 2 में भी किया जाएगा अगले महीने। लेकिन जो अदर चैप्टर, जो अभी 6 चैप्टर बचे हुए हैं, चूँकि 2 चैप्टर्स का ही इसमें किया गया वीडियो के लेंथ को देखते हुए, तो बाकी बचे हुए 6 चैप्टर्स के वीडियोज के शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस तथा उनके हल या उनके उत्तर मात्र अगले 2 वीडियोज में पूरा कर लेने का मेरा प्लान है। तो कुल मिलाकर 3 वीडियो में, मतलब यह पहला वीडियो हो गया शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस का उत्तर समेत, और अदर 2 वीडियोज में, अगले 2 वीडियोज में बुक 1 के ऑल चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, गेस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा। और उसके बाद बुक 2 का गेस होगा, लॉन्ग टाइप का भी, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी और शॉर्ट टाइप का, और तब उसमें काम होगा अगले मंथ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, जो कि निश्चित रूप से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी बोर्ड के परीक्षार्थी हों, 12th बोर्ड के, आपके लिए लाभदायक है। अगर आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में प्रश्न छूटेंगे नहीं, प्रश्न को आप पकड़ पाएंगे, प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अच्छे अंक ला पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, तथा मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करें। यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, तथा अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में, मतलब इस चैनल के बारे में जानकारी दें, शेयर करें, जिससे वे लोग भी, मित्र हों, संबंधी हों, वे सब भी सब्सक्राइब कर सकें। क्योंकि किसी भी YouTube चैनल के लिए ये सभी चीज़ें, लाइक्स, वीडियोज़ का लाइक्स, व्यूज़ तथा सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।